एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्मद है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज की क्लास में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन भी मैं आपको कवर करवाती हूँ एंड डिटेल करंट अफेयर भी पोर्शन कवर कराती हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और बात करते हैं सबसे पहली न्यूज की। हमारी सबसे पहली न्यूज क्या है? मार्केट रेगुलेटर जो हमारा सेबी है, सेबी का फुल फॉर्म आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने रिसेंटली एक प्रपोजल रखा है और इन्होंने कहा है कि हम एक प्राइस फ्रेमवर्क के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन करें। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस डिस्कवरी के लिए हम क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस करेंगे। बहुत सारी कंपनीज की जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, आईसीज, और जो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड होल्डिंग कंपनीज है, आईएचसीज, जिनका मार्केट प्राइस सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में है उनके बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। यानी प्राइस डिस्कवरी, प्राइस में थोड़ा क्लैरिफिकेशन होने के लिए, प्राइस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए और किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए यहां पर रिसेंटली सेबी ने एक प्रपोजल डाल रखा है कि हम अगेन एक पॉलिसीज और फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे ताकि हम ये जो आईएचसीज हैं और जो आईसीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज है और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज है, हम उनकी प्राइसेस डिटर्मिनेशन पॉलिसी को एक बार ओवरव्यू कर सके। अब यहाँ पर दो वर्ड का इस्तेमाल है, एक है इन्वेस्टमेंट कंपनीज और एक है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज। अब इन दोनों में अंतर क्या है और इनका मतलब क्या होता है, आईसीज और आईएचसीज का मतलब क्या है? सबसे पहले आईसीज यानी इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो मेजर कंपनीज होती हैं जिनका मेन पोर्शन ऑफ अर्निंग इन्वेस्टमेंट से आता है, ना किसी रेंटल पर्पस से। यानी अगर कोई भी कंपनी है जिसका अर्निंग का एक मेजर पोर्शन उनके होल्डिंग्स, उनके इन्वेस्टमेंट से आता है और इसमें कोई भी तरीके की रेंटल इनकम इंक्लूडेड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जो कि इन कंपनीज में लगभग 51% से ज्यादा अपने शेयर्स को होल्ड करता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या है? ये अपना मेजर रेवेन्यू इंटरेस्ट, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट से अर्न करती है। भाई जाहिर सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप में इंटरेस्ट आ रहा है और आप में क्या आ रहा है, आप में अच्छा कैपिटल आ रहा है। हम अपना मेजर पोर्शन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपना मेजर पोर्शन इन्हीं से अर्न करती है और इसमें किसी भी तरीके की रेंटल इनकम इंक्लूडेड नहीं है, जो कि लिस्ट करी गई है डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विस के अंदर। वहीं पर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज आर दोस कंपनीज जिनकी होल्डिंग्स या जिनका इन जैसी कंपनीज में होल्डिंग लगभग 51% या फिर उनसे ज्यादा होता है। यानी अगर आपकी कंपनी ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में अपना शेयर 51% या मोर रख रही है, तो आपकी कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इन्हीं की प्राइसेस डिटर्मिनेशन के लिए, इन्हीं के फ्रेमवर्क्स के लिए, रूल्स के लिए, पॉलिसीज के लिए रिसेंटली ये सेबी ने एक न्यूज निकाली है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई और सेबी एक्ट कब पास हुआ, ये तीनों चीज आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। व्हेन वाज द सेबी एक्ट पास, सेबी की ओरिजिनल फॉर्मेशन कब हुई है और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? एचडीएफसी
HDFC पहला प्राइवेट बैंक बना है जिसने अपनी ब्रांच लक्षद्वीप में ओपन करी है। सबने न्यूज़ पढ़ ली है। तो प्राइवेट लैंडर बैंक HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली अपनी एक ब्रांच जो है वो कवरत्ती आइलैंड में ओपन करी है, लक्षद्वीप में। और ये इकलौता प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अपनी ब्रांच को लक्षद्वीप के इस आइलैंड में ओपन किया है। अगर हम HDFC की बात करते हैं, इसके CEO शशिधर जगदीशन है। रिसेंटली बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, अगस्त 1994 मुंबई पे इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, मुंबई पे है। ऐसी न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि कौन सा पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अपना हेडक्वार्टर यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में खोला है, या फिर HDFC ने अपना पहला बैंक या ब्रांच जो है वो लक्षद्वीप के किस आइलैंड पे खोला है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। आपको न्यूज़ पता होगी तो आप 10 तरीके से क्वेश्चंस का, जो भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ क्या है, इलॉन मस्क की विजिट। तो रिसेंटली न्यूज में बहुत चल रहा है कि इलॉन मस्क की विजिट जो है वो रिसेंटली होने वाली है और वो अभी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। ठीक है, आने वाले थे इलॉन मस्क, ठीक है, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई। लेकिन उनके आने का मकसद क्या था? उनके आने का मकसद था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स चेंज करे हैं, FDI के रूल्स चेंज करे हैं इन द स्पेस सेक्टर। तो स्पेस सेक्टर में FDI के रूलिंग्स चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से इलॉन मस्क की विजिट रिसेंटली हमारे इंडिया में थी। इलॉन मस्क यहाँ पर आने वाले थे और वो वेरियस स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप से मीटिंग करने वाले थे और इनका मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को, FDIs को अट्रैक्ट किया जा सके, स्पेशली इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए रिसेंटली ये विजिट थी, लेकिन अभी ये विजिट क्या हो गई थी, पोस्टपोन्ड हो गई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें वर्ड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमें काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। FDI क्या होता है, इस तरीके से हम FDI कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में FDIs अलाउड है, कौन कौन से सेक्टर्स में FDIs अलाउड नहीं है, ये सारी चीज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चेंज किया है रूल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। फेमा और फेरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में जाके देखो, फेरा एंड फेमा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, डिफरेंस पढ़ाया है, सब कुछ बताया। ठीक है, तो फेमा के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसमें चेंजेस करने का तय किया है और इसमें क्या किया है, 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को अलाउ किया है स्पेस सेक्टर में, उनके 3 अलग अलग कैटेगरीज में। उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग से लेकर अलग अलग 3 कैटेगरी में लिबरलाइजेशन, रूल्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा इजी करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्पेस सेक्टर्स में लाने का कहा गया है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेट्स अस डिस्कस व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आखिरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is an investment from a party in one country into a business or corporation in another country for a lasting interest। सिंपल बात है, कोई भी कंपनी मान लो विदेशी है, XYZ इज अ फॉरेन कंपनी, वो कंपनी हमारे इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, किस वजह से? ताकि उससे फायदा हो सके। तो दिस इज नोन एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, जैसे इलॉन मस्क है, उन अपनी कंपनी का, या इलॉन मस्क किस लिए विजिट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, FDI के पर्पस से स्पेस सेक्टर में। यहाँ पर जितने भी स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप है, इफ इलॉन मस्क जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है तो दिस इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो एक फॉरेन कंपनी ने किसी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? ओके, अब
फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो एफडीआई पॉलिसी है वो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिसाइड करी जाती है, जो कि 1999 में आया। इसका थोड़ा सा लिबरल वर्जन फेरा है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फेरा और फेमा जरूर से पढ़ लेना ताकि इन वर्ड्स का आपको मतलब समझ में आ जाए। तो फेमा जो था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नाउ इट इज फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि ज्यादा हमने लिबरल बनाया है। तो फेरा के अकॉर्डिंग जो है वो रिसेंटली एफडीआई की पॉलिसीज जो है वो डिटरमाइन की जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, बात करते हैं एफडीआई हमारे इंडिया में दो रूट के तहत आता है। दो तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करी जा सकती हैं हमारे इंडिया में। एक होता है ऑटोमेटिक रूल और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल या फिर गवर्नमेंट रूल। ऑटोमेटिक रूट में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी नॉन रेसिडेंट है या फिर कोई भी इंडियन कंपनी है, उसे कोई एक्सक्लूसिव सरकार की परमिशन नहीं चाहिए होती है टू एक्सेप्ट और टू गिव इन्वेस्टमेंट। यानी कोई भी नॉन रेसिडेंट या इंडियन कंपनी को कोई भी अलग तरीके की परमिशन सरकार या आरबीआई से नहीं लेनी पड़ती है एफडीआई के रिगार्डिंग। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर परमिशन लेना इज कंपलसरी, उसके लिए गवर्नमेंट रूट है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर परमिशन लेना इज नॉट कंपलसरी, उसके लिए ऑटोमेटिक रूल है। वो सेक्टर्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो कौन से सेक्टर्स में अलाउड है ही नहीं, कौन से सेक्टर्स में अलाउड है और कौन से सेक्टर्स में आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो जहां आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है सरकार की, वो ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई हमारे इंडिया में आ सकता है। कोई भी नॉन एनआरआई या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके ये कर सकती है थ्रू द ऑटोमेटिक रूल। अब देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जहां पर सरकार के अप्रूवल इज नेसेसरी, तो उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी होगा उस सेक्टर के लिए। यहां पर कंपनी जो है वो अप्लाई करेगी थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल एक पोर्टल है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के मैनेजमेंट के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट्स के मैनेजमेंट के लिए जिसमें सरकार की अप्रूवल इज कंपलसरी, जिसमें क्या है, सरकार की अप्रूवल जरूरी होती है। यहां पर वो कंपनी अप्लाई करेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी जाएगी उस रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के जो जिस रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के अंदर ये कंपनी आती है। और फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है एप्लीकेशन को। ठीक है, और ये इसमें जो मेन मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहेगी। और इसमें डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। फिर उसके बाद यहाँ पर डीपीआईआईटी इशू करेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके और एफडीआई पॉलिसी को अप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरा फ्लो है कि पहले हमें एक पोर्टल के थ्रू क्या करना है, एंट्री भरना है। फिर वो एंट्री जो है वो फॉरवर्ड करी जाएगी टू द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। फिर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डिसीजन लेगा, सारी देख छानबीन करके कि ये इन्वेस्टमेंट्स, ये जो एप्लीकेशन है मुझे रिजेक्ट करनी है या अप्रूव करनी है। एक बार ये हो गया, उसके बाद डीपीआईआईटी इसे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा और फॉरवर्ड करने के बाद प्रोसेसिंग चालू होगा एफडीआई का। तो ये एक सरकारी रूट है उन सारे सेक्टर्स के लिए जहां पर एफडीआई के लिए सरकार की अप्रूवल इज मैंडेटरी। ठीक है, अब ये वो सेक्टर्स है जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, यानी ये एक ऐसे सेक्टर्स है जहां पर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अलाउड थ्रू एनी रूट। यानी आप यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, FDIs are not allowed. Gambling, betting business, lotteries, चिट फंड, निधि कंपनीज, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट्स। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर एफडीआईज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थ्रू एनी रूट। ठीक है, तो दो रूट है, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट अप्रूवल, एंड दीज आर द कंपनीज जहां पर एफडीआईज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन अवर इंडिया। सो इन स्पेस सेक्टर रिसेंटली जो न्यूज है
वो ये है कि जो हमारी स्पेस सेक्टर्स हैं यहाँ पर 100% एफडीआई जो है वो अलाउ करी गई है। ठीक है, इलॉन मस्क विजिट करेंगे और वो एफडीआई इफ इन केस वो इंटरेस्टेड हो तो वो स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? डन है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, फोन पे ने पार्टनरशिप किया है ई सेवा एंड हान पोखरा के साथ। किस चीज के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो फोन पे ने ई सेवा साथ ही साथ होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल इसके साथ रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है ताकि यूपीआई पेमेंट को प्रमोट कर सके फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल में नेपाल में। तो नेपाल में ये फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो ऑपरेट होता है, तो उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू पेमेंट को इनहैंस करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए फोन पे ने ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब फोन पे की बात करते हैं। इसके फाउंडर हैं समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर एंड राहुल चारी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका वॉलमार्ट है। सीईओ अभी समीर निगम है। स्थापना 2015 में करी गई है। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? महाराष्ट्र में। फोन पे जो है वो कौन सी एक फिनटेक कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द पेमेंट सेक्टर। क्लियर है? तो फिर नेपाल और इंडिया का पेमेंट गेटवे ईज करने के लिए और लोगों को यूपीआई से और परिचित कराने के लिए फोन पे ने ये कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? अश्नीर ग्रोवर ने अभी रिसेंटली अपना नया वेंचर लॉन्च किया है। तो मेडिकल पेमेंट से रिलेटेड बिल्स, तो जीरो पे करके नाम क्या है इसका? जीरो पे। तो जीरो पे क्या है? जीरो पे एक ऐसी कंपनी है जो कि स्पेशली मेडिकल बिल्स और उनसे रिलेटेड प्रोसीजर के क्विक फाइनेंसेस और पेमेंट के लिए है। तो स्पेशली मेडिकल स्टाफ बिलिंग, उसका पेमेंट, उससे रिलेटेड लोन्स के लिए अश्नीर ग्रोवर के द्वारा रिसेंटली उनका नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीरो पे। अश्नीर ग्रोवर जो है आप सब जानते हैं इन्होंने पहले कौन सी कंपनी खड़ी करी है? तो इन्होंने पहले भारत पे के ये को फाउंडर रहे थे। भारत पे के बहुत ही ज्यादा चर्चित एग्जिट के बाद, क्योंकि भारत पे से जब इन्होंने एग्जिट लिया तो वो एक स्मूथ एग्जिट नहीं था। काफी ज्यादा इल्जाम लगे इन पर, इनकी वाइफ पर। उसके बाद इनको हटाया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने रिसेंटली अपना नया जो है क्या लॉन्च किया? स्टार्टअप लॉन्च किया स्पेशली रिलेटेड टू द मेडिकल बिल पेमेंट्स, और इस स्टार्टअप का नाम क्या है? जीरो पे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज या नेक्स्ट न्यूज इज आईएमएफ ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। फिर से क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इज अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स मैनेजिंग डायरेक्टर। यहीं पर मेरा आपसे एक सवाल है कि वर्ल्ड बैंक के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक के रिसेंटली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। वापस आते हैं, हमारी न्यूज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में करी गई थी। इसके या इसकी जो है फिर से री इलेक्ट करी गई है या री अपॉइंट करी गई है मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 5 साल के टर्म के लिए अपॉइंट करी गई है और इनका नया टर्म स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 से। आईएमएफ की अगर हम बात करें, स्थापना ब्रेटन वुड्स मीटिंग के तहत जुलाई 1944 में करी गई। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर से रीअपॉइंट करी गई है। फाउंडर इनके जेएम कीन्स और हेडी डेक्स्टर वाइट है और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आईएमएफ की ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, आईएमएफ के ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? ये सारे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। भारत पे ने अपॉइंट किया है नलिन नेगी को अपने सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। देखो, नलिन नेगी
काफी सालों से इंटरिम सीईओ रहे हैं, ठीक है। तो भारत पे आप सब जानते हैं भारत पे के बारे में। तो भारत पे जो एक फिनटेक कंपनी है, इसने रिसेंटली ऑफिशियली नलिन नेगी को अपना सीईओ अपॉइंट किया है, ठीक है। भारत पे नलिन नेगी काफी टाइम से इंटरिम सीईओ बने हुए थे, लेकिन अब फाइनली ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द भारत पे। फाउंडर अश्विनी ग्रोवर हैं और शाश्वत नाखरानी, ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। फाउंडर स्थापना कब हुई? 2018 में करी गई भारत पे की। क्लियर है? भारत पे काफी चर्चित फिनटेक कंपनी है। अश्विनी ग्रोवर की वजह से ये एक और ज्यादा प्रमोटेड कंपनी, मतलब एक तरीके से न्यूज में छाई रहती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करी है। आज की क्लास की न्यूज एक बार आप सारे के सारे स्टूडेंट्स देख लें। सेबी ने क्या किया है? सेबी ने फ्रेमवर्क प्रपोज किया है इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनीज, इन दोनों की प्राइसेस को क्या करने के लिए? प्राइसेस डिस्कवरी के लिए, ताकि किसी तरीके की कोई चीटिंग ना हो सके। डिटेल में मैंने आपको इन कंपनीज के नाम भी बता दिया और मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया। एचडीएफसी ने लक्षद्वीप में नया जो है प्राइवेट बैंक ओपन किया है। इलॉन मस्क की विजिट हमारे इंडिया में एफडीआई के रूल्स को चेंज करेगी, स्पेशली इन द स्पेस सेक्टर। फोन पे ने कोलैबोरेशन किया है ई सेवा और हान के साथ, ताकि वो यूपीआई को प्रमोट कर सके। अश्विनी ग्रोवर की नई वेंचर जीरो पे और क्रिस्टीना जॉर्जीवा को रीअपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा न्यूज एक और थी और वो ये थी, भारत पे ने अपॉइंट किया गया है नलिन नेगी को एज द, नलिन नेगी क्या अपॉइंट करे गए हैं? एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द भारत पे। क्लियर है? तो ये सारी न्यूज हमारी आज की क्लास की थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह पर ये रेस्ट्रिक्टेड है, किस गेटवे के थ्रू एफडीआईस को अट्रैक्ट किया जाता है इंडिया में। ये काफी डिटेल में मैंने आपको बताया, बिकॉज ये एक स्टैटिक पोर्शन है जो कि थ्योरी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर जरूर से दीजिएगा। टिल देन आप सारे स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय गाइस। बाय एवरीवन। टेक केयर बेटा।